हेलो साथियों, मैं अमिता इस जीएस ग्लोबल के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12th का बेहतरीन इंग्लिश सेशन, जिसमें ना केवल आपके डाउट क्लियर होंगे बल्कि आपके हर एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। वह भाव नहीं भावों में जिसकी बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिनको अपनों से प्यार नहीं, जिनको अपनों से प्यार नहीं। तो आइए अपना और अपनों के लिए इस बार परीक्षा में 100 में से 95% मार्क्स के लिए आप इस जीएस ग्लोबल से जुड़िए। क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेसन। तो क्लास 12th का फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन्स। क्या नाम है? द लास्ट लेसन। अब आप सभी के माइंड में एक सवाल होगा कि अपना फर्स्ट लेसन है, क्लास 12th का फर्स्ट लेसन है यानी पहला पार्ट है, लेकिन लेखक ने इसका नाम लास्ट लेसन रखा है। लास्ट लेसन क्यों रखा है? लेखक इसके बारे में हमें क्या बताता है, आइए हम सभी इसको देखते हैं। तो अबाउट द ऑथर, अबाउट मतलब होता है के बारे में, के बारे में। ऑथर मतलब होता है लेखक, लेखक के बारे में। तो अल्फोंस डॉबेट्स, इसके लेखक कौन है? अल्फोंस डॉबेट। तो अल्फोंस डॉबेट 1840 1897 बाजे फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डॉबेट 1840, तो अल्फोंस डॉबेट है, इनका जन्म 1840 और इनकी मृत्यु 1897 में होती है। वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट, फ्रेंच मतलब फ्रांस, नॉवेलिस्ट उपन्यासकार। नॉवेलिस्ट का मतलब उपन्यासकार। तो जो अल्फोंस डॉबेट है, जिनका जन्म 1840 और इनकी मृत्यु 1897 में होती है, यह एक फ्रेंच के नॉवेलिस्ट उपन्यासकार है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट मतलब छोटा, स्टोरी मतलब कहानी, और राइटर मतलब लिखना। तो यह एक फ्रेंच के यानी फ्रांस के उपन्यासकार है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक, लघु कथा लेखक है। आइए अब आगे देखते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ द फ्रेंच को पर्शियंस बार 1870 1871। द लास्ट लेसन अंतिम पाठ में, इज सेट इन द डे, सेट मतलब होता है निर्धारण करना। तो जो अंतिम पाठ है यह निर्धारण कहता है द फ्रेंच को पर्शियंस बार, फ्रांस को, फ्रांस पर्शियंस बार, बार मतलब होता है युद्ध। तो जो 1870 और 1871 में जो युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्शिया यानी पर्शिया के बीच में, तो उस युद्ध का निर्धारण कहता है। इन विच फ्रांस वाज डिफेक्ट बाय पर्शियंस लेड बाय बिस्मार्क। इन विच, और इस युद्ध में, यानी विच मतलब बीच में, तो इन इसके बीच फ्रांस एंड डिफेक्ट, डिफेक्टेड मतलब होता है हारना, हारना या परास्त करना, ऐसा कुछ, हारना सीधा। तो डिफेक्टेड बाय पर्शियंस, तो जो फ्रांस है वो हारता है किससे? पर्शिया। लेट्स बाय बिस्मार्क, जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क की हेल्प से या बिस्मार्क के द्वारा पर्शिया जीतता है और फ्रांस हारता है। पर्शियंस देन कंसिस्टेंस ऑफ व्हाट्स नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। जो पर्शिया है, अब जैसे कि अपन किसी देश को हराते हैं
और हराने के बाद वो देश अपने में आ जाता है, तो उस देश को जिसको हराया गया है उसका नाम भी अपने देश के नाम पे होता है। तो जस्ट वैसे ही कि जो पर्सिया है, देन मतलब तब, कंसिस्टेंट्स ऑफ व्हाट हु आर द नेशन ऑफ जर्मनी। तो जो पर्सिया है फ्रांस को हराने के बाद क्या कहलाता है? जर्मनी। क्या कहलाता है? जर्मनी। अब अपने दो नाम हो गए, एक तो हो गया फ्रांस और दूसरा हो गया जर्मनी। तो जर्मनी का पहले जो नाम था वो क्या था? प्रेसियन। फिर जब जर्मनी ने फ्रांस को हराया तो उसका नाम क्या हुआ? जर्मनी। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. In the story, इस कहानी में फ्रांस डिस्ट्रिक्ट्स मतलब फ्रांस के जिला अल्साज एंड लॉरेंस, अल्साज और लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्सियंस। पास्ट मतलब अपने पास आना, एंड पर्सियंस हैंड, पर्सियंस हैंड मतलब फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से? एक का नाम है अल्साज, दूसरे का नाम है लॉरेंस। फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्साज और लॉरेंस प्रिसिया मतलब जर्मनी के हाथ में आ जाते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड, स्टोरी को पढ़ने के बाद प्राप्त अबाउट, फाइंड अबाउट, फाइंड मतलब प्राप्त, फाइंड मतलब प्राप्त, प्राप्त करना किसी चीज को, अबाउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन एट स्कूल लाइफ, स्कूल लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। ये रहा फ्रांस और ये रहे जर्मनी। फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, एक का नाम है अल्साज और दूसरे का नाम है लॉरेन। फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, एक का नाम है अल्साज, दूसरे का नाम है लॉरेंस। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसियन, प्रेसिया कह सकते हैं अपन, प्रेसिया, प्रेसिया के हाथ में आते हैं। और इसके बाद जो प्रेसिया है वो क्या कहलाता है? जर्मनी। क्या कहलाता है? जर्मनी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लेखक ने कहाँ का वर्णन किया है और लेखक क्या कहना चाहता है। तो लेखक ने सबसे पहले वर्णन किया है 1871 में जो युद्ध होता है जिसका नाम है फ्रांस और जर्मनी का युद्ध। ठीक है, तो ये युद्ध होता है, जर्मनी जीतता है, यानी प्रेसिया जीतता है। प्रेसिया के नाम बाद में जर्मनी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उसने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्टों पर अपना कब्जा कर लिया था। उसने ऑस्ट्रेलिया और एक और था, एक था ऑस्ट्रेलिया और दूसरा था, कहाँ गया, देखो, एक था पोलैंड और दूसरा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड ये दोनों जर्मनी के हाथ में आते हैं, या जर्मनी के पास इनका कुछ हिस्सा आता है, जिसमें से दो डिस्ट्रिक्ट थे जिनका नाम था अल्साज और लॉरेंस। ये अल्साज और लॉरेंस जर्मनी जीतती है और उसी के बाद इसका नाम जर्मनी पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका पहले नाम था प्रेसिया। ठीक है, अब आपको, हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और इसमें आपके किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेशन में दीजिए, हम आपका वो डाउट क्लियर करेंगे।
अभी अपन ने पढ़ा था लेखक के बारे में, लेखक क्या बताता है और क्या कहता है। अब अपन पढ़ते हैं स्टोरी के बारे में कि स्टोरी कहाँ है और स्टोरी में अपन क्या सीखते हैं और स्टोरी किसके बारे में है। तो सबसे पहले अपन ने एक लास्ट में लाइन पढ़ी थी कि ये स्टोरी स्कूल लाइफ पर क्या इफेक्ट डालती है, मतलब अपन को इस स्टोरी में स्कूल के बारे में पढ़ना है। आई I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. Started मतलब होता है प्रारंभ में, and school very late. स्कूल मतलब स्कूल, very late बहुत देरी से, बहुत देरी से। स्टार्टेड मतलब प्रारंभ, प्रारंभ में, या आई स्टार्टेड, आई मतलब में, तो प्रारंभ में, स्कूल वेरी लेट बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग उस सुबह या वह सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ ए स्कॉलैंड। ग्रेट मतलब बहुत और ड्रीड मतलब होता है डरा हुआ। क्या होता है? डरा हुआ। स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांट के लिए। अब आप सभी अपने माइंड में इमेजिन करना कि एक तो मैं सुबह से पहले पहले से ही बहुत देरी से थी, मतलब मुझे स्कूल जाना था और मैंने बहुत देर अपने घर पे ही कर ली। अपन ऐसा कह सकते हैं कि शुरुआत में ही, मतलब स्कूल के जाने के पहले ही अपन लेट थे। अब जब लेट थे तो ग्रेट ड्रेड मतलब डरा हुआ। जब हम स्कूल जा रहे थे और हम बहुत लेट थे तो हम बहुत डरे हुए थे, नॉर्मल सी बात है। जब अपन देरी से कहीं पहुंचे तो अपन पहले ही से डरे थे कि पता नहीं वहां का होना है, कैसा होना है, या फिर हमें को डांटे। तो जो इस स्टोरी में जिसके बारे में कहा गया है, हम आपको पहले बता रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे के बारे में स्टोरी कही गई है। और एक छोटा सा बच्चा, अब आप खुद इमेजिन करो कि आपके पास कोई छोटा सा बच्चा होगा जिसको ये पता है कि हमारा स्कूल 8 बजे खुलना है और वो 8:10 अपने घर पे ही है, तो 8:10 पे उसकी क्या हालत होगी वो आप खुद देख सकते हो। तो इसी तरीके से एक छोटा सा बच्चा है जो स्कूल के पहले ही लेट था और बहुत लेट था, इस वजह से वह बहुत डरा हुआ था। और स्कॉल्डिंग मतलब डांट के लिए, और वह डरा किस लिए था कि उसे, एक तो वो लेट था, ऊपर से उससे कोई डांटेगा, इस वजह से वो लेट था। अब डांटेगा कौन? स्कूल जा रहा है तो कौन डांटेगा? टीचर। तो टीचर के डर की वजह से, और वह बहुत डरा हुआ था, टीचर की डांट की वजह से, खुद के डर के लिए वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब आगे देखते हैं। Especially because M. Hurwitz had said that he would question us on participant. स्पेशली मतलब विशेषकर, अब आपको ये पता चलेगा कि वह छोटा सा बच्चा क्यों डरा हुआ था और लेट था, इस वजह से डरा हुआ था, लेकिन उसे किसकी डांट लगनी थी कि वो इतना डरा हुआ था। तो आइए देखते हैं। स्पेशली बिकॉज, विशेषकर, बिकॉज मतलब क्योंकि, एम हर्वेल उसके टीचर का नाम है। किसका नाम है? उसके शिक्षक का नाम है। M. Hurwitz had said that he would question us. विशेषकर क्योंकि एम हर्विल्स, शेड मतलब होता है कहना, एम हर्विल्स ने कहा था, he would questions, उससे क्वेश्चंस अस, उससे स्वयं क्वेश्चन पूछने के लिए, पार्टिसिपेट मतलब एक शिक्षक है जिसका नाम है एम हर्विल्स, और एम हर्विल्स ने उस छोटे से बच्चे से कहा था कि हम आपसे पार्टिसिपेट के क्वेश्चंस पूछेंगे। इस वजह से वह डरा हुआ था और लेट था, तो थोड़ा डर उसे लेट होने का, थोड़ा टीचर उससे पूछेगा, इस वजह से उसे और ज्यादा डर था, और अगर वो नहीं बताएगा तो उसे डांट लगेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो पार्टिसिपेट, एंड आई डिड नॉट नाउ
and I did not know the first words about them. And मतलब और, I did not know, I did not know, वह नहीं जानता था। इस नाव का मतलब होता है नॉलेज, इस नाव का मतलब होता है जानना, और ये नाव का मतलब होता है अब। क्या होता है? अब। और KNOW, इस नाव का मतलब होता है जानना या तुम्हें ज्ञान होना। तो आई डिड नॉट नाउ, डिड नॉट मतलब नहीं, एंड वह नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, फर्स्ट वर्ड एक भी अक्षर, अबाउट मतलब के बारे में, देन। एम हर्वेल्स उसके टीचर हैं, और एम हर्वेल्स ने उससे कहा था कि हम आपसे पार्टिसिपेट के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उसे उसका एक भी शब्द याद नहीं था। अब एक छोटा सा बच्चा था, एक तो वो स्कूल के लिए पहले से लेट था, और फिर उसके टीचर ने उससे कहा था कि हम आपसे पार्टिसिपेट के क्वेश्चन पूछेंगे, और जब क्वेश्चन तो ठीक है, उसे उसका एक वर्ड भी पता नहीं था, और स्कूल के लिए वेरी लेट था। आप खुद इमेजिन करो जी चीज कि आप स्कूल के लिए लेट हो। आप में समझे, लेकिन छोटे बच्चे के लिए बोल रहे हैं कि एक तो उसे स्कूल जाना था, और जब वो स्कूल जा रहा था तो वो पहले से ही लेट था, ऊपर से उसके टीचर ने कहा था कि हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो उसको उस क्वेश्चन का भी जवाब पता नहीं था, तो वो डांट के लिए भी डरा हुआ था। फॉर ए मोमेंट I thought of running away and spending, for a moment, कुछ क्षण के लिए, I thought, मैंने सोचा, of running away and spending of the day out of door, running away भाग जाना, कुछ क्षण के लिए, I thought of running away, कुछ क्षण के लिए सोचा, रनिंग अवे मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग मतलब होता है बिताना, बिताना क्या होता है? बिताना। स्पेंडिंग द डे ऑफ द डोर, द डे आउट ऑफ द डोर, तो स्पेंडिंग मतलब होता है बिताना। तो उस छोटे से बच्चे के माइंड में या उसमें उसने सोचा कि मैं भाग जाऊं और आज का पूरा दिन बाहर बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, वार्म मतलब होता है गर्म। क्या होता है? गर्म। शो, यह बहुत गर्म था। मतलब आप इमेजिन करो कि वो छोटा सा बच्चा जिससे सर को क्वेश्चन भी पूछने थे, उसे एक भी वर्ड उसका आता नहीं था, उसके बाद उसके माइंड में विचार आया कि मैं भाग जाऊं। क्यों? क्योंकि दिन आज बहुत गर्म था, यानी इट वाज सो वार्म, बहुत गर्म था। बाहर का जो मौसम है, आउटडोर, डोर के अंदर का जो मौसम है वो बहुत गर्म था। सो ब्राइट द वर्ड्स बेयर चिरपिंग्स एंड द स्वेविंग ऑल पर्सियंस शोल्डर बेयर ड्रैगलिंग। इट वाज सो वार्म, बहुत गर्म था। शो, ब्राइट मतलब होता है चमकीला, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। क्या होता है? चमकीला। बहुत गर्म था, चमकीला। द वर्ड वाज बेयर चिपरिंग्स, चिपरिंग मतलब होता है चिड़चिड़ाना, चिड़चिड़ाना। तो जो पक्षी थे, वर्ड मतलब पक्षी, जो पक्षी थे वह अपने आराय गाय, स्वैमेल्स मतलब आराय गाय, जहाँ पक्षी रहते हैं वहां रहना। जैसे कि बाहर मौसम खुला हो, अच्छी तेज धूप निकली हो, तो तुम्हें पक्षी देखेंगे आसमान में उड़ते हुए? कभी नहीं देखेंगे। तो जो पक्षियों की जगह है, जो उनका आराय गाय है, वहां पक्षी बैठ के चिड़चिड़ा रहे थे। एंड द पर्सियन सोल्डर वाज वेरी ड्रैगलिंग, और जो प्रिसिया मतलब जर्मनी के सोल्डर है वो ड्रैगलिंग कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर, एक मिनट, it was all much more tempting and tempting. It was all much more tempting than the rules of participate. It was, hmm,
इट वाज आल मच मोर, बहुत अधिक, टेप्टिंग मतलब लुभावना। क्या होता है टेप्टिंग का मतलब होता है लुभावना, तो यह बहुत अधिक लुभावना। देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, यहाँ पार्टिसिपल्स उसके सब्जेक्ट का नाम है, उसके जैसे आपके सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश, ठीक उसी छोटे से बच्चे के पाठ या उसकी कोर्स का नाम है या उसकी बुक का नाम है पार्टिसिपल। तो जो एम हर्वेल्स थे, एम हर्वेल्स ने उससे पार्टिसिपल के कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था और वह पहले से ही लेट था, और जब वो लेट था बात खत्म। वो डरा हुआ था भयंकर, वो डांट के लिए भी डरा हुआ था है। अब जब वो पहुंचता है, अभी पहुंचा तो वो नहीं है, लेकिन उसने सोचा कुछ कुछ क्षण के लिए उसने सोचा कि हम यहाँ से भाग जाएं। क्यों? क्योंकि बाहर मौसम बहुत गर्म है, जो पक्षी हैं वो अपने आरागाह में चिड़चिड़ा रहे हैं, जो पर्शियन सोल्डर हैं वो ड्रैगलिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से उसने सोचा भाग जाएं। इट वाज ऑल मच मोर ट्रिपलिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। क्यों क्यों भाग जाएं? क्योंकि जो पार्टिसिपल्स के नियम है, जो पार्टिसिपल्स उसके सब्जेक्ट है, जो उसका कोर्स है, उसका जो क्वेश्चंस एम हर्वेल्स को पूछना था उसकी कंपेयर में ट्रैपलिंग्स या ट्रैम्पटिंग का मतलब होता है लुभावना। क्या होता है? लुभावना। तो पार्टिसिपल्स की तुलना में या बहुत अधिक आकर्षक था या बहुत अधिक लुभावना था बाहर का मौसम। तो जो छोटा सा बच्चा है उसका सीधा कहना यह है कि जो बाहर का मौसम है, वह बाहर का मौसम पार्टिसिपेट के क्वेश्चन के पूछने से या पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन जितने हार्ड हैं उसकी तुलना में, उसकी कंपेयर में बाहर का मौसम बहुत आकर्षक है, इसलिए हम भाग जाएं। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके जवाब देंगे। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. When मतलब जब, I passed गुजरना, the town hall, टाउन हॉल एक नाम है, देयर was a crowd in front of the bulletin board. क्राउड मतलब होता है भीड़, when मतलब जब, पास्ट मतलब गुजरना, टाउन हॉल जब वह टाउन हॉल के यहाँ से गुजरता है, टाउन हॉल मतलब एक स्थान, एक हॉल से जब वह गुजरता है, was a क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़, इन फ्रंट मतलब अंदर, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के अंदर बहुत भीड़ थी। मतलब एक अपना हॉल है, फॉर इमेजिन ये अपना हॉल है और ये लगा इसका बोर्ड, वह छोटा सा बच्चा यहाँ से गुजरता है, तो वो देखता है कि इस बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत सारी भीड़ है, ये सब भीड़ है, ऐसा वो देखता है। For the last 2 years, all our board news had. For the last 2 years, all our bad news had come from here. For the last 2 year, अंतिम 2 सालों में, our board, इस बोर्ड से या इस बोर्ड के ऊपर से, बैड न्यूज बुरी खबरें हमारे यहाँ हमारे पास आई हैं। अब जो छोटा सा बच्चा इस हॉल के, एक बोर्ड लगा है जिसका नाम है बुलेटिन बोर्ड, सूचना पत्र या सूचना बोर्ड। तो बुलेटिन अपन सबने न्यूज देखी है और न्यूज में आता है बुलेटिन न्यूज मतलब
तेजी से सोचना है। तो उसी तरीके से एक टाउन हॉल है, टाउन हॉल के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ से वो छोटा बच्चा क्रॉस करता है, और क्रॉस करने के बाद वो देखता है कि जो अपना टाउन हॉल है और जहाँ एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, बुलेटिन बोर्ड, उसके बाहर बहुत सारी भीड़ है। और फॉर द लास्ट 2 years, अंतिम 2 सालों में, अवर बैड न्यूज कम हेयर, कम फ्रॉम हेयर, मतलब बुरी न्यूज हमारे पास आई हैं। तो वो छोटा सा बच्चा है, उसे ये पता है कि ये टाउन हॉल है, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जो जिसे हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, और जब वो वहां से गुजरा तो वहां बहुत भीड़ थी। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा है कि वहां बहुत भीड़ थी और अंतिम 2 सालों में उस बोर्ड से केवल बैड न्यूज हमारे पास आई है। द लास्ट द लॉस्ट वेटन्स, जब युद्ध होते हैं, द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिस। जो कमांडिंग ऑफिस है, मतलब जहाँ कमांडर रहते हैं, आर्मी के सिपाही रहते हैं, उस ऑफिस से ड्राफ्ट मतलब होता है निकालना। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ड्राफ्ट कर दो, कोई भी चीज है अगर वो समझ नहीं आ रही तो उसको ड्राफ्ट कर दो। उसी तरीके से ये जा कह रहा है कि कमांडिंग ऑफिस, कमांडर और जो कमांडरों का ऑफिस है, उस ऑफिस से ड्राफ्ट करने के लिए, मतलब सैनिक बनाने के लिए ऑर्डर आया है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ये स्वयं मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन द मैटर नाउ, व्हाट मतलब क्या, कैन मतलब सकता, मैटर नाउ क्या मामला हो सकता है अब, नाउ मतलब अब। तो अपन इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल के लिए बहुत लेट था, ऊपर से उसके जो टीचर हैं एम हर्विल, उसके टीचर ने कहा था कि हम आपसे पार्टिसिपेट के क्वेश्चन पूछेंगे, आप इमेजिन करके देखना क्या फील होता है। एक छोटा, आप बहुत छोटे हो और आप स्कूल के लिए बहुत लेट हो, और आपसे आपके टीचर ने कहा है कि हम आपसे पार्टिसिपेट के क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लेट थे, ऊपर से टीचर आपको डांट देगा, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन आते नहीं है, आपको आपको एक शब्द भी नहीं आता, कि टीचर को ये लगे कि आपने पढ़ लिया है, आपको थोड़ा बहुत आता है, तो आपको कुछ नहीं आता, और आप ऊपर से स्कूल के लिए लेट थे, इसलिए आप भागते जा रहे हैं, सीधा बोल सकते हैं कि हमें स्कूल पहुंचना है। और पहुंचते पहुंचते रास्ते में उस छोटे से बच्चे ने देखा, या आप छोटे हो तो आपने देखा कि एक टाउन हॉल है, टाउन हॉल के अंदर एक बोर्ड है, बोर्ड पे बहुत सारी भीड़ है, और उस बोर्ड पे अभी अगले 2 सालों में केवल, सॉरी, पिछले 2 सालों में केवल हमारे पास बुरी न्यूज़ें आई हैं, तो अब क्या हो सकता है, ऐसा वो सोचता है और बराबर तेजी से चलता है, विदाउट स्टॉपिंग, बिना स्टॉप के या बिना रुके हुए सीधा चलता है। व्हाट कैन द मैटर नाउ, क्या मामला हो सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का फुल समझ में आया होगा, और अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट में करना। हमें उम्मीद है कि आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, और ये तभी लगेगी जब आप उस छोटे सी बच्चे को बगल में रख के आप खुद उस छोटे से बच्चे के जगह पे होगे, और आप खुद अपने माइंड से इमेजिन करोगे ये सब मेरे साथ घट रहा है, तभी आपको मजा आएगा, सोच के देखना। देन मतलब तब, एज आई हरेड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो द बैक स्मिथ। हरिड को मतलब होते जल्दी से जल्दी, हरी अब जल्दी कर, इसी तरीके से हरिड जल्दी से जल्दी, एज जैसे, फास्ट जैसे, फास्ट मतलब जल्दी, जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी, कुड़ गो
मैं भागा। जितने जल्दी हो सकता था उतने जल्दी मैं भागा। द बैक स्मिथ, बैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। क्या होता है? लोहार। वाचर मतलब देखना, लोहार ने देखा। हु वाच देयर, वहां कौन था? वो मतलब कौन, देयर मतलब वहां, बाज मतलब था, वहां कौन था? विच हिज एप्रेंटिस, ब्लैक बैक स्मिथ का मतलब होता है लोहा। बैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, और एप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षु। लोहार या शिक्षु, वहां कौन था? विथ हिज, जिसने मुझे देखा। मतलब वो छोटा सा बच्चा है, उसे खुद पता नहीं है कि मुझे किसने देखा, वह लोहार था या शिक्षु था, कौन था मैंने नहीं देखा। या ऐसा कह सकते हैं कि बा हु वाच देयर, वहां कौन था, लोहार था या शिक्षु था, मुझे खुद पता नहीं है, जिसने मुझे देखा। रीड द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, जो पढ़ रहा था बुलेटिन मतलब सूचना को, आफ्टर मी, कॉल्ड आफ्टर मी मुझे पुकारता है, इसके बाद में मुझे पुकारता है। डू नॉट गो फास्ट बॉब्स, बुलेटिन बोर्ड के बाद, उस टाउन हॉल के बाद वो बच्चा आगे जाता है और उसे खुद पता नहीं है कि उसे कोई लोहार पुकारता है या उसे कोई शिक्षु जो बुलेटिन पढ़ता है वो कौन था, उसे खुद पता नहीं है, लेकिन उसे उसने देखा और उसने कहा कि रुक जाओ बाबू, रुको। डू नॉट गो फास्ट, तेजी से मत जाओ। बॉब्स मतलब होता है बाबू, बाबू तेजी से मत जाओ। यू आल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू मतलब तुम, ऑल गेट्स टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पर टाइम से या सही समय पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मेक मतलब होता है बनाना, मुझे ऐसा लगा, आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग वह बनाता है, फन ऑफ मी मेरा मतलब वह मेरा मजाक बनाता है, मैंने ऐसा सोचा। एंड रीच एम हर्बल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं पहुंच गया, रीच्ड मतलब पहुंचना, प्राप्त कर लेना, मैं पहुंच गया एम हर्बल्स के छोटे से गार्डन में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, यूजुअली मतलब यूज करते हुए, जैसे स्कूल जाते हैं तो अपन डेली स्कूल को यूज करते हैं कि नहीं, तो उसी तरीके से यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल बिगेन मतलब होता है प्रारंभ में, स्कूल के प्रारंभ में, जब स्कूल के प्रारंभ में, देयर वाज ए ग्रेट डिस्टेंस, देयर वाज ए ग्रेट मतलब बहुत, और ब्रिस्टल मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। स्कूल के प्रारंभ में ही वहां बहुत शांत था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, विच कुड बी हियर्ड मतलब होता है सुनना, आउट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब यहाँ किया गया है सड़क से, तो वह बहुत वहां बहुत
sorry, be my mistakes. Usually when school began, स्कूल के प्रारंभ में ही, देयर वाज ए ग्रेट वेस्टल्स, बहुत शोरगुल, वेस्टल मतलब शांत नहीं होता, इसका मतलब होता है बहुत हल्ला या बहुत तेजी से, which could be heard out in the road, in the street, जिसे हम रोड से ही सुन सकते थे। तो वो छोटा सा बच्चा है जो एम हर्बल्स के गार्डन में पहुंच गया है और वो बोलता है कि हम सड़क से ही उस हल्ले को या उस स्कूल के शोरगुल को या उसकी तेजी को हम सड़क से ही सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डिस्क, डिस्क मतलब जहां अपन बैठते हैं, स्कूल की डेस्क, तो वो डेस्क जहां अपन बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब स्कूल प्रारंभ होता है या स्कूल की क्लासेस नहीं होती हैं तो वो डेस्क का हल्ला, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। ओपनिंग मतलब उठना बैठना, तो कुछ देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे ड्राम बॉक्स वगैरह कंपॉक्स वगैरह लेके टप डाउन टप डाउन टप डाउन बराबर डेस्क को करते हैं। तो उसी तरीके से वो छोटा बच्चा कहता है कि स्कूल के प्रारंभ में ही हम सड़क से स्कूल के अंदर को महसूस कर सकते हैं, यानी सीधा है कि वो सड़क से ही स्कूल की तेजी को सुनता है, जैसे कि बच्चों के डेस्क पे अप और डाउन, क्लोज एंड ओपन की आवाज। लिसन, रिस्पेक्ट, रिपेक्टेड, रिपेक्टेड का मतलब होता है बराबर, रिपीट के साथ। इन दोबारा आ गया, ठीक है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, स्कूल के प्रारंभ में ही, देयर वाज ए ग्रेट वेस्टल्स, बहुत ही शोरगुल, यानी ग्रेट वेस्टल्स व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, सड़क से ही हम सुन सकते हैं बाहर की, स्कूल के अंदर की शोरगुल को। द ओपनिंग हेयर क्लोज ऑफ डेस्क, और डेस्क के अप डाउन को, यानी ओपन को बंद को, ओपन को बंद को, बच्चों का चाल है। लेसन रिपेक्टेड इन यूनियंस, यूनियंस रिपेक्टेड मतलब होता है बार बार, क्या होता है इसका मतलब, बार बार, बार बार। और यूनिशंस मतलब होता है एक धुन में, एक साथ बोलना। यहाँ हम आपको एक बात बता रहे हैं, जब हम छोटे थे और हमारी 8 क्लास थी, उससे पहले हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। उस मिडिल स्कूल में जब छुट्टी का टाइम होता था और जब प्रारंभ में प्रेयर होती थी, और प्रारंभ के बाद जो फर्स्ट लेसन था या फर्स्ट जो क्लास थी हमारी, उस क्लास में हम लोगों को 1 2 3 और छोटा बड़ा ABCD सुनाई जाती थी। तो उसमें ऐसा होता था कि एक बच्चे को खड़ा कर दिया, वो बोलेगा, फिर बाकी सब बोलेंगे। तो यहाँ वो छोटा बच्चा है, वो वही कह रहा है कि वो एक साथ रिपीटेड, जैसे अपन ने बोला A फॉर एप्पल, तो बाकी जितने बच्चे हैं वो सब बोलेंगे A फॉर एप्पल, तो वो आवाज उसे रोड से सुनाई देती थी। वेरी लाउड with our hands over our ears to understand better, और वो आवाज इतनी तेज थी कि वो अपने हाथों को अपने कान पे रखकर उस आवाज को सुन सकता था। मतलब आपने देखा होगा कि जब जो बच्चे बहुत तेज से चिल्लाते हैं ना, जब रिपीटेड होता है क्लास में, जब रिपीटिंग की जाती है किसी चीज की, तो वो अपने हाथों को अपने कान में लगाएंगे और जितना उनमें दम होगा वो उतनी तेजी से चिल्लाएंगे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। उसी तरीके से वो आवाज वो रोड से सुन सकता था, जो अपने या तो वो अपने हाथों को अपने कान में लगा ले तब भी वो सुन सकता था, और वो बाहर से भी उस आवाज को सुन सकता था और उस चीज को वो समझ सकता था। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, किंतु अब यह सब शांत था। स्टिल मतलब होता है शांत, ठीक है। अब यह शांत था। आई हैड काउंटेड
commotions to get to my desk. I had counted on the commotions to get my desk without vacancy. Desk without vacancy. Without का मतलब होता है जो अपन कर रहे हैं उसके बिना ही। तो जो छोटा सा बच्चा है वो इस लाइन में ये कहता है कि हम स्कूल पहुंचे नहीं हैं और इन सब चीजों की काउंटिंग हम अपनी जगह पे पहुंचे बिना ही कर रहे हैं। मतलब आई हैड काउंटिंग मतलब हम गिन रहे हैं ऑन द कमीशंस टू गेट माई डेस्क अपनी डेस्क के बिना ही। सीन मतलब देखना, मतलब वो छोटा सा बच्चा बराबर दौड़ते जा रहा है दौड़ते जा रहा है दौड़ते जा रहा है और वो इन सब चीज़ों को गिनते जा रहा है। पहले बुलेटिन बोर्ड, फिर वो गाइडेंस, फिर वो रोड पे नहीं सुनाई देना। उसने ध्यान किया कि हम कानों पे हाथ लगाने के बाद भी उन चीज़ों को समझ सकते थे जो हमारी क्लास में पढ़ाई जाती थी, तो उस सब को वो समझता है। But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. But of course, बट ऑफ कोर्स, उस कोर्स को, कोर्स मतलब यहाँ अपना सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ का जो वातावरण है उसको बताया गया है कि उस कोर्स मतलब उस विषय में, बट किंतु उस विषय में दैट डे एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक, हैड टू एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस सुबह जैसे संडे मॉर्निंग की होती है। मतलब संडे की सुबह आपने आपका स्कूल खुलता है क्या? या आप स्कूल का हल्ला रोड से सुन सकते हो क्या? या आप हाथ को कान में लगा के अपने स्कूल को सुन सकते हो क्या? तो उसी तरीके से उसने कहा है कि जो वातावरण है आज का वो पूरा संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा है। Through the window I saw my classmate already. विंडोज मतलब खिड़की, आई सा मतलब देखा, देखना, सा मतलब देखना, क्लासमेट ऑलरेडी। आगे देखते हैं इस लाइन को अपन। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस। मतलब इस छोटे से बच्चे के जो क्लासमेट है, जो इसके साथी हैं पढ़ने वाले, वो पहले से ही पहुंच गए थे। इसको कैसे पता? क्योंकि इसने आई सा विंडो, विंडो से झांक कर देखा। जब इसने विंडो से झांक कर देखा तो इसने देखा कि हमारी क्लास में सब पहले से ही बैठे हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं। एंड एम हर्वेल्स वाल्किंग, वाल्किंग मतलब होता है चलना। एंड एम हर्वेल्स वाल्किंग अप एंड डाउन विथ हिज ट्रेवल्स आयरन रूल्स अंडर हिज आर्म्स। आर्म मतलब होता है दबाना। तो हमारे जो टीचर हैं एम हर्वेल्स, वाल्किंग मतलब चलते हैं, अप एंड डाउन मतलब उठना बैठना, विथ ट्रेवल्स ट्रेवल करना, आयरन रूल्स अंडर हिज आर्म्स। तो जो उसका रूल्स मतलब होता है छड़ी, जो उनकी छड़ी है उसको वह दबाए हुए हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, वो ऐसा खिड़की से झांक के देखता है और देखता है कि हमारे क्लासमेट पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हैं। आई हैड टू बी ओपन द डोर, वो दरवाजा खोलता है, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब जब कोई लेट आएगा, आप ही लेट जाओगे और आप अपनी क्लास का दरवाजा खोलोगे तो आपको सब तो देखेंगे ही। तो उसी तरह से उस छोटे से बच्चे को सब देखते हैं या गो
सी कहते हैं। लिखते हैं यू कैन इमेजिन हाउ। इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। क्या मतलब होता है इसका? कल्पना। इसका मतलब होता है कल्पना करना। हाउ आई ब्लेस्ड एंड हाउ फाइटिंग आई वाज। फाइटिंग मतलब होता है लड़ना। तो आप कल्पना कर सकते हो कि मैं उस समय किस किस चीजों से लड़ रहा था, मतलब अंदर से मैं क्या फील कर रहा था और मैं किस से लड़ रहा था। आप अगर इमेजिन करोगे तो आप ये फील कर पाओगे। बट नथिंग हैपेंड। किंतु देखते हैं आगे। एम हरवेल सा मी एंड शेड। तो उसके जो टीचर हैं उसने कहा बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं। एम हरवेल्स ने उसे देखा और कहा वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुता से। वेरी काइंडली होता है बहुत ही इमोशन से, आप बहुत ही दयालु भाव से। गो टू योर प्लेस क्वाइटली, अपने स्थान पर जल्दी जाओ। लिटिल फ्रेंच, अब आया है उस छोटे से बच्चे का नाम जिसका नाम है फ्रेंच। क्या नाम है? फ्रेंच। तो उस छोटे से बच्चा से उसके टीचर एम हरवेल्स ने कहा कि जल्दी जाओ, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपने स्थान पर जल्दी जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। बी वेयर बीइंग्स विथआउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर रहे थे। हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर रहे थे, आप जल्दी अपने स्थान पर जाओ, ऐसा एम हरवेल्स ने कहा। थैंक यू। आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट और किसी भी प्रकार के से पूछना हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देंगे और आगे का चैप्टर अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं।